हेलो, आज का हमारा विषय है मंकी पॉक्स। लगभग 1 महीने से मंकी पॉक्स जो है पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम पूरा जानेंगे कि मंकी पॉक्स है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंकी पॉक्स इज वायरल जूनोसिस। वायरल जूनोसिस का क्या मतलब होता है? ऐसी वायरल डिजीज जो जानवरों या जानवर से ह्यूमन बीइंग में आती हैं, उसको हम वायरल जूनोसिस बोलते हैं या जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। क्या? जूनोसिस या जूनोटिक डिजीज। ठीक है। तो वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। जब जानवरों से वायरस ट्रांसफर होकर ह्यूमन में आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वायरल जूनोसिस। ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरीके से। और एक चीज ये याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो चुका है। भारत से स्मॉल पॉक्स का जो खात्मा है 1977 में ही हो चुका था। और और इसी वजह से जो मनी पॉक्स है उसकी जो सिविरिटी लेवल है, इसका जो खतरा है, वो जान का तो खतरा है ही नहीं। ठीक है। तो ये लेस सीवियर डिजीज में आता है। अब इसके जेनेटिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें कि इसके जीनोम में पाया किया जाता है, तो इसके जीनोम में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस पाया जाता है। क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। जो जीनस है वो है ऑर्थोपॉक्स वायरस और फैमिली है पॉक्स वायरिडी। क्या है फैमिली? पॉक्स वायरिडी, ये वायरस की फैमिली है। और इसी फैमिली का स्मॉल पॉक्स है। ये देखिए, ये स्मॉल पॉक्स भी इसी फैमिली का है। ठीक है। तो इसके जो इन्फेक्शन वगैरह के जो भी लक्षण होंगे वो स्मॉल पॉक्स से काफी सिमिलर होंगे। और स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन अवेलेबल है, और भारत में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जा चुकी है। और स्मॉल पॉक्स भारत से जब खत्म है तो मंकी पॉक्स से भारत या इंडिया के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसका जो सीवियरिटी लेवल है, ये जो खतरा है वो काफी माइल्ड लेवल का है, ये लेस सीवियर है। ठीक है। अब इसकी बात किया जाए कि ये इसकी ओरिजिन कहाँ पे होती थी। इसकी ओरिजिन जो है वो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका के साइड से ये निकला हुआ है, नाइजीरिया, वेस्टर्न सहारा के आसपास से। ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके ट्रांसमिशन रूट की बात की जाए तो इसका ट्रांसमिशन रूट जो है वो दो तरीके से होता है। एक एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ठीक है। और दूसरा है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो अब दोनों की जो है हम लोग बात करेंगे कि इसका जो संक्रमण फैलता है वो दोनों तरीकों से कैसे फैलता है। तो पहला है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को कंसिडर करें। इसमें होता क्या है, जैसे पहली स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होता है वो जिसको जूनोटिक बोलते हैं। ठीक। इसमें होता क्या है कि जो जानवर है उसके ब्लड, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, या उसके डर्मिस, म्यूकस लेशंस, या जो भी इस तरीके के जो बॉडी फ्लूइड हैं, उसके संपर्क में अगर ह्यूमन बीइंग आता है, तब इस तरीके से जानवर से ये वायरस जो है वो ह्यूमन बीइंग में आता है, मानव में आता है। ये तो तरीका हुआ एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिशन का। अब दूसरा देखते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उस पर्सन के संपर्क में कोई आया, उसका बॉडी जो फ्लूइड है वो किसी तरीके से दूसरे पर्सन के पास टच में आ जाए, तो बॉडी फ्लूइड से समझते हैं। जैसे मान लें कि ड्रॉपलेट ऑफ रेस्पिरेटरी, जैसे मान लें कि किसी ने छींका, ठीक, और बगल में कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो इनसे इन्फेक्टेड नहीं है, तो जो व्यक्ति छींका अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसके आसपास जो रहने वाला व्यक्ति है वो भी इसके इन्फेक्शन या ये कहें कि उसके इसकी चपेट में आ सकता है। ठीक है। और फेस टू फेस कांटेक्ट अगर ऐसा हो जाए तो भी जो है वो ट्रांसमिशन हो सकता है। हाउस होल्ड मेंबर्स, जैसे मान लीजिए कि घर के लोग हैं, वो अगर पेशेंट के संपर्क में आते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, तो इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के ये सब कुछ मोड हैं। नेक्स्ट, इसके अगर लक्षण की बात किया जाए तो एक्चुअली में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि ये बीमारी जो है वो कब दिखना, या इस बीमारी का प्रभाव कब दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन का है। कितना? 6 से 13 दिन। लेकिन कभी कभी इस ये जो रेंज है वो 521 दिन भी हो सकती है। इसके पीरियड को जो है वो दो पीरियड में जो है वो बांट सकते हैं, दो भागों में। एक द इन्वेजन पीरियड, जब वायरस जो है वो बॉडी में बस इन्वेड करेगा। और दूसरा हो जाए स्किन इरप्शन। ठीक है। स्किन इरप्शन मतलब स्किन जो है वो रप्चर कर जाए, फट जाए। तो देखते हैं इन्वेजन पीरियड में क्या होता है। इस पीरियड में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो होते हैं
आपको फीवर होगा, इंटेंस हेडेक फील होगा, लिम्फोएडेनोपैथी मतलब कि जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, जो लिम्फ नोड्स या जो लिम्फ गांठें होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। बैक पेन होगा, प्लस जो मसल्स में जो है वो दर्द होगी मांसपेशियों में, और इसके साथ में जो है एग्जॉस्ट आप फील करोगे, काफी थकान महसूस होगा, लैक ऑफ एनर्जी फील होगी, ठीक है। दूसरा जो है स्किन इरप्शन, ये जो है वो अ, जब फीवर आना स्टार्ट होते हैं उसके जो है 1 से 3 दिन के बाद जो है वो स्किन जो है वो रप्चर करना मतलब इरप्ट होना स्टार्ट होगी, उसमें फफोले टाइप के होगा जिस तरीके से जो स्मॉल पॉक्स में होता है। साथ में जो है स्किन के ऊपर आपको रैसेस दिखाई पड़ेंगे, थोड़ी सी इचिंग भी आपको फील होगी। साथ साथ में ये जो है वो फेस, हथेली, ठीक है, उसको जो इफेक्ट करता है, और साथ में पैरों को भी। साथ में जो अदर पोर्शन है जो इफेक्टेड होते हैं वो होता है जेनाइटेलिया, ठीक है, जो जननांग है वो, कंजक्टाइवी और कॉर्निया, मतलब इससे आंख भी प्रभावित होती है, और इसके इफेक्ट से कभी कभी लो विजन या कम दिखना भी आपको हो सकता है, कि आपको जो है कोई चीज देखने में प्रॉब्लम भी फील हो इसके इन्फेक्शन से, ठीक है। अब इसके साथ रैश इवॉल्व्स sequentially from macules to papules, vesicles, pustules, and crust which dry up and fall off. In severe cases, lesions can coalesce until large sections of skin swell up. इसका मतलब ये है कि जो हथेली वगैरह पे जो रेसेस वगैरह आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, वो जो इस तरीके से फफोले आपको बढ़ेंगे, और धीरे धीरे उसके वो जो है वो सूख सूख के जो है वो गिरना स्टार्ट होंगे, और कभी कभी इसमें जो है वो फ्लूइड भी भर जाता है, क्या फ्लूइड भर जाता है, और देखने में बहुत ही बुरा लगता है। ओके, अभी आप लोग थंबनेल में देखे भी कि जिसको ये इन्फेक्शन होता है उसके दर्द से तो कम, लेकिन उसके स्वभाव से वो ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि बहुत ही भद्दा दिखता है, बहुत ही गंदा दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो इसमें जो है जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं जिसमें ब्रोंको निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसेफेलाइटिस, मतलब कभी कभी जो है ब्रेन में भी जो है इसका इन्फेक्शन अगर बढ़ गया तो विजन लॉस के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब आदमी अंधा भी हो सकता है अगर कॉर्निया इफेक्टेड हो गई, ठीक है। इसके साथ में कुछ अनसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का मतलब कि ऐसा इन्फेक्शन जो है इसका कोई लक्षण ही ना दिखाई पड़े। तो अभी भी इसके जो है बहुत सारे अनसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हैं, वो होते हैं, लेकिन अभी उसके नोन फैक्ट्स नहीं है, उसको अभी जानना है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है मंकी पॉक्स का, तो इसका क्लिनिकल केयर कीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल में वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो पेशेंट का क्लिनिकल केयर कीजिए, उसकी देख रेख काफ़ी अच्छे से कीजिए, ठीक है। जो पेशेंट्स है उसको जो है वो लिक्विड फ्लूइड भरा वाला जो है वो भोजन दीजिए, साथ में उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, खान पान पे विशेष ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उस पर जैसे मान लिया कि ये पॉम है, ठीक है, उसके ऊपर जिस तरह से फफोले पड़ गए, अब इसमें जो है बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है और ये ओपन है, ठीक, और इसमें क्या हो जाए, उसमें जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो कंडीशन क्या होगी, एक तो कोड़ उस पे से खाज, ठीक। तो जब एक तो कोड़ उस पे से खाज वाली कंडीशन होगी तो खाज तो सही होना नहीं है, तो अगर इसको खाज माने और उसमें जो है बैक्टीरिया का जो है इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स वो आपकी सही नहीं हो पाएगी, ठीक है, और ये और बॉडी में फैलता ही चला जाएगा। तो ये कुछ बातें थी किसको लेके, मंकी पॉक्स के बारे में। तो प्लीज चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, ठीक है। थैंक यू।